नहीं 10 तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। 10 सेकंड बंदा मुस्कुराता नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्रोग्राम ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। आई एम माविश इद्रीस एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और I'm a clinical psychologist और you are watching me live from the Forum of Diabetic Institute Pakistan and Willing Ways Facebook page। लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था प्री रमज़ान डायबिटीज़ एजुकेशन पर और उसके अंडर हमने ये बात की थी कि डायबिटीज़ एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और ऐसे मरीज़ जो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते स्पेशली इन रमज़ान, तो वो उनके ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं और ऐसे कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं, बेशक वो टाइप 1 का शिकार है या डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार है, वो रोज़ा रख सकते हैं। और ऐसे मरीज़ जो मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट हैं वो जो अपनी मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट है और वो अपनी मेडिकेशंस को किस तरह मैनोवर कर सकते हैं या उनको अरेंज कर सकते हैं ताकि वो इस बाबरकत महीने से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। इसी टॉपिक को लेकर यानी प्री रमज़ान डायबिटीज़ एजुकेशन को ही लेकर आज हम आगे बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा इंसुलिन डिपेंडेंसी पे, बिकॉज़ बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और वो भी रोज़ा रखने की तरफ जाते हैं डिस्पाइट ऑफ द अनअवेयरनेस कि उनको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है इन द लॉन्गर रन या एट द एंड ऑफ द मंथ। सो इसी इंसुलिन डिपेंडेंसी पे और इसी इंसुलिन मैनेजमेंट पे आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद इकबाल से और चाचा मियाँ भी हमें बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। अपने एक्सपर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन तो मैं देती चलूँ बट उनका इंट्रोडक्शन देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही इज़ एन इंट्रोडक्शन इन हिमसेल्फ, बट वो व्यूअर्स जो आज हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ दैट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। सो बात करते हैं हम अपने एक्सपर्ट से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फाइन। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है, बिकॉज़ रमज़ान की तो आमद है। आप देख रही हैं मैं कितना एक्सट्रली तैयार हुआ हूँ रमज़ान की आमद के लिए। तो रमज़ान की आमद की तैयारी है, बस तैयार हैं हम। और जो काम हमने कुछ ऐसे निपटाने होते हैं जो रमज़ान से पहले वो निपटाए जा रहे हैं आजकल और इंशाल्लाह भरपूर उसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ भी करते रहेंगे और साथ साथ हम रोज़े भी रखेंगे। तो बेस्ट तो यही होता है ना कि अब जॉब भी करते रहें और रमज़ान भी गुजर जाए। बिल्कुल सर। कई लोग अदरवाइज़ आपको पता है कि लोग फिर कहते हैं कि आज तो मेरा रोज़ा है, आज मेरी इस वक्त से छुट्टी है, तो आज मेरी इसलिए छुट्टी है कि आज रोज़े के बाद एक दिन मैं कब थक गया हूँ। तो इस तरह से तो नहीं होना, अलबत्ता इंशाल्लाह कोशिश है कि जॉब के साथ ही रमज़ान गुजर जाए। तो आज का जो आपका मौजू है उस पर थोड़ी बहुत बात करूँ। श्योर सर। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लास्ट प्रोग्राम पे हमने इन डिटेल बात की थी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा रिलेशन बताएं ज़ियाबीतस का और रमज़ान का। ये जो ज़ियाबीतस और रमज़ान के ज़ियाबीतस की मैनेजमेंट इन रमज़ान पे बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितने मिलियन पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, तो आप देखें तो वो 455 मिलियन पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के। उनमें से आपको पता है मुस्लिम कितने हैं? सर मेरे हाल से मोर देन हाफ ही होंगे। आपकी बात भी सही है, मतलब सर्वे जो थोड़ा सा उससे डिफर करता है आपकी बात से। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब हम ग्राउंड रियलिटी भी देखें तो 50% से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मतलब स्टेटिस्टिक्स अभी तक आई हैं उनमें 148 मिलियन है। अच्छा। यानी अगर टोटल 5 कर लिया जाए तो 148 उसका कोई हाफ एक बनता है या 1/3 से नीचे बनता है वो। तो वो 148 मिलियन मुस्लिम्स हैं जो जिनको डायबिटीज़ भी है और वो रोज़े भी रखना चाहते हैं। अच्छा, 2 स्टडीज़ हुई इस वाले से कि लोग जो है जो डायबिटिक मुस्लिम्स हैं क्या ये रोज़े रखते हैं या नहीं रखते। तो
इंटरेस्टिंगली 78% जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं थे उन्होंने रोज़े रखे, बहरहाल 15 या 16 रोज़े तो कम से कम रखे, यानी 15 के करीब रोज़े उन्होंने रख लिए। इसके बाद आ जाते हैं कि टाइप 1 डायबिटिस की तरह रखे तो 45% लोग जो हैं उन्होंने भी रोज़े रखे। तो इसका मतलब है कि काफ़ी कसीर तादाद है जो ज़ियाबीतस के पेशेंट्स हैं लेकिन वो रोज़ा रखना चाहते हैं या रोज़ा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे रोज़े रखें, लेकिन 50% तो रोज़े बहरहाल वो रखते हैं। अच्छा, इससे पहले तक मिस पाविश मेरा कंसेप्ट ये था, जब मैं ज़रा कम पढ़ता था तो उस वक्त तक मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान में बहुत जज्बाती मुस्लिम पाए जाते हैं, यानी इस तरह से जज्बाती हैं कि जिसको कहता हूँ कि भाई रमज़ान में आप रोज़े ना रखें वो एक तरह से मेरे ख़िलाफ़ ही हो जाता है कि ये क्या बात कर दी कि रोज़े ही नहीं रखने, रोज़े तो मैंने रखने हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे से फील करता था कि ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है कि भाई रोज़ा हर सूरत ही रखना है या रोज़े के बगैर गुजारा ही नहीं है, मतलब मेरे इस तरह व्यूज़ थे। लेकिन अब मेरा व्यूज़ बदल गए हैं, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो रोज़ा रखना चाहते हैं। सर उनका ये भी स्टैंस होता है कि ये महीना एक ही दफ़ा आता है साल में और पता नहीं अगली दफ़ा नसीब होगा या नहीं होगा, तो वो कहते हैं कि हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाना। अब जो रिसर्चेज मैंने पढ़ी हैं उससे मेरे जो व्यूज़ पहले वाले थे वो चेंज हो गए हैं। मुझे लगता है कि नहीं मुस्लिम जो है रोज़ा रखना चाहते। फिर शायद एक वजह ये भी है कि मैं अब उम्र के इस हिस्से में जाता जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को और वे से बंदा देखना शुरू कर देता है, ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है, थोड़ा रिलीजन की तरफ रुझान भी ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एज के साथ। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये जो गाइडलाइंस जो है इनको हमें फॉलो करके पेशेंट्स को गाइड करना चाहिए, और अगर कोई रखना ही चाहता है हर सूरत तो उसके साथ फिर ज़्यादा बहस करने का फ़ायदा नहीं है, उसको एक दफ़ा कहना काफ़ी है। तो एक तो ये बात है कि इतने 148 मिलियन मुस्लिम्स की वजह से हमें इसके हवाले से गाइडलाइन की ज़रूरत है, गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है। इसलिए अब इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने इस पर गाइडलाइंस बनाई है कि हाउ टू मैनेज डायबिटीज़ इन रमज़ान। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अभी FCPS एंडोक्रिनोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है और 4 को जुमेरात है, तो फिर अगली जो जुमेरात आएगी उस पर कई सारे कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जो ये डबल फेलोशिप प्रोग्राम होता है एंडोक्रिनोलॉजी का, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म, ये एक फेलोशिप है एंडोक्रिनोलॉजी डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म की। तो उसमें लोग तब आजमाई करेंगे अपनी या ज़ोर आजमाई करेंगे कि हम उसमें से निकल जाएं। तो वो कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि वो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं इसके ऊपर, डायबिटीज़ एंड रमज़ान, क्योंकि रमज़ान के करीब करीब इम्तिहान है तो हो सकता है कि इसके हवाले से क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादा करें। तो उस पर गाइडलाइंस और वो काफ़ी डिस्कशन पर डे रहती है उन कैंडिडेट्स के साथ भी। तो उसमें जो गाइडलाइंस अब आई हैं उसमें पहले होता था कि हम कहते थे कि कंट्रा इंडिकेटेड एंड इंडिकेटेड, कि जी अच्छा ये वो कैटेगरी है जिनको रोज़े नहीं रखना चाहिए, इनमें कंट्रा इंडिकेटेड है, और ये वो कैटेगरी है जिनमें रमज़ान के अंदर रोज़े इंडिकेटेड हैं, यानी वो रख सकते हैं। लेकिन अब IDF ने ऐसे किया कि उसने कैटेगरीज बना दी। उसने बना दिया कि हाई रिस्क कैटेगरी, फिर लो रिस्क कैटेगरी, हाई रिस्क कैटेगरीज और फिर दरमियानी एक कैटेगरी भी है। तो जो लो रिस्क कैटेगरीज के हैं जिनके अंदर हाइपर होने का चांस कम है, वो ऐसे लोग हैं जो बखुशी रोज़ा रख सकते हैं और कोई ख़ास तब्दीलियाँ भी चाहिए उनको अपनी मेडिसिन के हवाले से। और जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोग हैं उनको रोज़ा बहरहाल अवॉइड करना चाहिए। उनको हम एडवाइस यही दे सकते हैं कि हमें काउंसलिंग अगेंस्ट दी रमज़ान करनी होती है कि आप रोज़ा ना रखें, यानी उनको रोकना है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको रोकना चाहिए? वो लोग हैं जो प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन, वो लोग हैं जो किडनी की डिजीज़ का शिकार है। किडनी डिजीज़ की फेजेस होती हैं, किसी में प्रोटीन यूरिया आ रहा होता है, किसी में माइक्रोबियम में यूरिया आ रहा होता है। हमारे डायबिटीज इन चीज़ों से काफ़ी उनका शऊर रखते हैं। ऐसे लोग जिनका क्रेटिनिन बढ़ जाता है वो अफराद जो है ना उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर फिर जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन से उनका क्रेटिनिन मज़ीद वर्स हो सकता है। ऐसे अफराद जिनको पिछले 3 महीने में किसी भी वजह से गशी हुई हो, डायबिटीज़ गशी, यानी हाइपो से हुई हो या हाइपर से हुई हो, तो ऐसे अफराद को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और सर मेरे ख्याल से जिसमें रिकरेंट फेजेस भी आते हैं उनकी डायबिटीज रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया, यानी बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होते हो या बार बार हाइपोग्लाइसीमिया, दोनों बातें। और ऐसे भी अफराद जिनको हम कमज़ोर दिल हज़रात कह सकते हैं,
अब आप पूछेंगे भी कमज़ोर दिल असरात कैसे पता लगेंगे? डेफिनेटली कार्डियक पेशेंट्स की कार्डियक बात कर रहे पेशेंट जो है, सही आप बहुत समझदार हैं। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जिनके अंदर हो वो कमज़ोर दिल असरात है, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, उनको भी रोज़े नहीं रखने चाहिए, बिकॉज उनमें जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसके साथ रिदमियाज होंगे, हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो वो अगर अवॉइड कर लें और उसकी जगह पे कुछ और कफ़ारा अदा कर लें या जो भी किसी भी आलम से मिल के उसको एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन उनको रखना नहीं चाहिए रोज़ा। अब आ जाते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको रोज़ा बहरहाल रखना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे भी लोग होंगे डायबिटिक्स भी और नॉन डायबिटिक्स भी, नॉन डायबिटिक ज़्यादा और डायबिटिक कम, जो रोज़ा बहरहाल दरमियान में कुछ ना कुछ डंडी मार जाते हैं रोज़ों में कि जी अब देखे ना मुझे तो शुगर हो गई है तो मैं जो है वो अब कहाँ से रोज़े रखूँ, पहले तो मैं बड़े रोज़े रखता था तो अब मैं शुगर की वजह से अब मैं रोज़े ना ही रखूँ। यानी जो जिस तरह कहते हैं ना जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, वैसी वाली बात वाली। तो उसमें ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा बहरहाल रखना चाहिए और उनको इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये वो अफराद हैं मसलन जो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं, यानी वॉक करते हैं, अपने डाइट में चेंजेस करते हैं और इसके साथ अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। ऐसे लोग जो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेन नामी टैबलेट के ऊपर हैं या एक और टैबलेट उससे मिलती जुलती उसको ग्लूकोबे कहते हैं, ए कार्बोज, अगर इसके ऊपर वो अपना इलाज कर रहे हैं तो उनको रोज़ा रखने की इजाज़त है, वो रोज़ा रख सकते हैं बगैर किसी तरमीम के, बल्कि उनको रोज़ा फ़ायदेमंद होगा बिकॉज अपना वेट ज़रा से नॉर्मल करेंगे अगर वो अपने खाने पे काफ़ी ख्याल रखें तो। और इसके बाद वो कैटेगरी है जो टैबलेट्स ले रहे हैं, उनको सिर्फ टैबलेट्स को चेंज ऐसे करना है कि सुबह वाली गोलियाँ शाम को आ जाएंगी और शाम वाली सुबह पे आ जाएंगी और सुबह वाली डोज हम हाफ रिड्यूस कर देंगे। ऐसे अफराद जिनकी डेली रिक्वायरमेंट इंसुलिन की 30 यूनिट से कम है और वो 24 आवर असर करने वाली एक दफ़ा वाली इंसुलिन पे हैं, वो भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये सारे अफराद को बहरहाल कुछ इंसुलिन और गोलियों वाले कुछ ऐसे अफराद जो जिनका जिक्र मैंने एंड पे किया है, इनको अपने मालिक से भी मिल लेना चाहिए रोज़ा रखने से पहले। मैंने मेरे ख्याल ज़्यादा बातें कर ली। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपने इंसुलिन का भी जिक्र किया तो इंसुलिन के बारे में ही पूछूंगी। ऑल्दो हमने बहुत से प्रोग्राम्स भी किए हैं इंसुलिन पे, बट विद रेफरेंस टू रमज़ान हमने कोई भी इस तरह का प्रोग्राम या इनिशिएटिव नहीं लिया। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इंसुलिन मैनेजमेंट रमज़ान में क्यों इतनी ज़रूरी है, और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितनी इकसाम है इंसुलिन की। इंसुलिन की दो मेन अकसाम है, एक ऐसी इंसुलिन जो फौरी असर करती है जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हैं, या उसमें एक और इंसुलिन आ गई उसको हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन को कहते हैं और जो अल्ट्रा शॉर्ट है वो फौरी असर करने वाली 15 मिनट में असर करना शुरू कर देती है और 3 घंटे असर रखती है। उसमें हीमोलोग आ जाती है, उसमें नोवो रैपिड आ जाती है, उसमें एपिड्रा आ जाती है। आप ये समझ लें थोड़ी फैंसी इंसुलिन जो है, ये महंगी इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग है वो ये 3 है, हीमोलोग, नोवो रैपिड एंड एपिड्रा। इनका असर 3 घंटे होता है और ये खाने से 15 मिनट पहले लगाई जा सकती हैं, यानी इधर आपने लगाया उधर खाना ऑलमोस्ट तैयार है। और जो हिमोलिन आर या ये जो कन्वेंशनल इंसुलिन आर है, आपको पता बाजार में मिलती है, जिसको हम सादा इंसुलिन भी कहते हैं, पानी की तरह होती है, इसका असर कोई 8 घंटे होता है और 6 से 8 घंटे, और ये अपना असर कोई 45 मिनट के बाद शुरू करती है। तो इसको खाने से 30 या 45 मिनट पहले लगाना होता है। ये तो है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यानी इनका काम क्या है कि ये खाने के ऊपर असर करेंगी, खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वाली जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको ये कंट्रोल करेंगी। अब कुछ ऐसी इंसुलिन भी बॉडी में चाहिए होगी जो आप जब आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ तो बॉडी की अपनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी तो पूरा करना होता है। उसको पूरा करने के लिए जो इंसुलिन इस्तेमाल होती है उनको हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। उनमें से आजकल जो पॉपुलर हैं वो ग्लार्जिन जो कि लेंटस के नाम से मशहूर है और डेटीमिर जो लेवीमिर के नाम से मशहूर है, ये दोनों अवेलेबल है। हम एक कंप्रोमाइज चॉइस भी लेते हैं, ये दोनों थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हम इसके मुकाबले में हिमोलिन एन का इस्तेमाल करते हैं, और जो मरीज़ों में दूधिया इंसुलिन के नाम से मशहूर है हिमोलिन एन, यानी आर और एन। और अगर कई दफ़ा इनके कम्बिनेशन भी होते हैं 30-70, जिसमें जो शॉर्ट एक्टिंग 30% होती है तो लॉन्ग एक्टिंग 70% होती है। अच्छा, रमज़ान में आप देखें कि जब हम सैरी कर लेते हैं तो उसके 4-5-6 घंटे बाद तक तो हमारा वो सैरी वाला जो शुगर लेवल उधर से बढ़ता है वो बरकरार रहता है, उसके बाद ब्लड शुगर लेवल थोड़े नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम कोई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सुबह लगाएंगे जिसका असर 12 से 14 घंटे हो
तो वो रात के खाने से पहले पहले यानी अफ्तारी से पहले पहले ब्लड शुगर लेवल को लो कर देगा। तो अच्छा। ऐसे में रमज़ान में सुबह के टाइम पे सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगानी चाहिए। अब बात समझिए, यानी वो सिर्फ सहरी को असर करे, सहरी के बाद जो ब्लड शुगर हाई हो रहे हैं उनको कवर कर दे, और बाकी जो देना है वो हम बॉडी की इंटरनल इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो, या वैसी जो कि मेटाबॉलिज्म ऐसा हो रहा होता है कि ब्लड शुगर लेवल नीचे आ रही है, तो वो अफ्तारी तक काम चल जाएगा। और इस दौरान जो दोपहर का खाना, जो दोपहर दोपहर का खाने वाला टाइम है, उसके और अफ्तारी के दरमियान शुगर लेवल मरीज को चेक करनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मेरी इस टाइम पे हाई हो रही है या लो हो रही है। अगर लो हो रही है तो उसको सुबह वाली डोज मज़ीद कम की जाएगी। तो ये जो मरीज़ को पहले 4, 5, 6 दिन, जो पहले एक वीक है, वो उसको टाइट्रेट करना चाहिए अपनी डोजेज़ को मुआले के साथ मिलके। लेकिन इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि सुबह की डोज में सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ना हो। अफ्तारी जब वो करेंगे तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मिक्सचर वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के दिनों में डोज को कम रखा जाए, 2/3 कम कर लें या हाफ कम कर लें। उससे रमज़ान में डायबिटीज़ मैनेजमेंट बेटर हो जाएगी। और कई ऐसे मरीज़ भी हैं जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसुलिन रिजीम होता है, वो 3 दफ़ा शॉर्ट एक्टिंग लगा रहे होते हैं, रात को 10 बजे लॉन्ग एक्टिंग लगा रहे होते हैं, या ऐसे बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, अगर वो रोज़ा अवॉइड कर लें तो दी बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है। सर, ये तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड ओवरव्यू था इंसुलिन की इम्पोर्टेंस पे। अब इसको मैं मज़ीद स्पेसिफिक करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 के रेफरेंस से इंसुलिन कैसे मैनेज की जाए, बिकॉज बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ का शिकार भी हैं, वो सुनना पसंद करेंगे कि हमारे रेफरेंस में इंसुलिन कैसे मैनेज करें हम। आपने ब्रेक करनी थी, चचा मियाँ आ गए, तो उसके बाद करूँगी, लंबा हो जाएगा टॉपिक ये। ठीक है सर, हम ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता, और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं, और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया, और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है
वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे कुछ स्टाइल। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम इंसुलिन को मैनेज कैसे कर सकें और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है रमज़ान में स्पेशली। तो इसी रेफरेंस से मैं डॉक्टर जावेद इकबाल से ये पूछना चाहूँगी कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के रेफरेंस में हम अपनी इंसुलिन को कैसे मैनेज कर सकें। लेकिन उससे भी पहले चाचा मियाँ ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है फाइनली। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को बड़ी मेहरबानी। आधा छोटा बस ठीक है। तो डॉक्टर साहब आज मैं जब आप ये कहते हैं ना कि छोटों को प्यार, मेरा 1 किलो खून बढ़ जाता है। तो उनमें फिर हम भी शामिल हुए ना। अच्छा। हम भी आपके साथ ही हैं ना। ठीक। तो डॉक्टर साहब आज मैं आ रहा था, रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था, पहले तो एक रमज़ान की आमद है, बड़ी खुशी की बात है। तो इंसुलिन मैंने कल जो थी ना लगवाई थी। तो अब मैं ये मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था ना कि ये आगे रमज़ान आ रहा है, जो ये शुगर के पेशेंट हैं वो क्या रमज़ान मुबारक में भी इंसुलिन ले सकते हैं क्या? वो कि इफ्तारी के बाद या सहरी से पहले कुछ है कि उसके दरमियान? अच्छा, एक तो ये बात है कि चाचा मियाँ वाली बात, जैसे कि इंसुलिन छोड़ने के लिए मतलब रमज़ान का सहारा ना लें। इंसुलिन अब आपको शुरू कर दी है ना डॉक्टर साहब ने, तो अब आप डॉक्टर इम्तियाज़ या डॉक्टर जिसके भी आप पेशेंट हैं डॉक्टर मियाँ के, अब इंसुलिन तो आप जारी रखें, लेकिन रमज़ान में उसकी थोड़ी मैनेजमेंट हो जाएगी, उसको हम उसकी कुछ फाइन ट्यूनिंग कर देंगे कि आप रोज़े भी रख लें और इंसुलिन भी चलती रहे। तो इंसुलिन छोड़ने का बहाना रमज़ान में न तलाश करें। दूसरा, आपने कहा रमज़ान आ रहा है, आपका क्या मतलब कोई जंग आ रही है? नहीं, रमज़ान मुबारक में मतलब कि उसके या इफ्तारी के बाद मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मिस मामी, वो कहते हैं कि जी अब मैं थोड़ा सा तगड़ा कर दें, रमज़ान आ रहा है। अच्छा, भी तगड़ा क्या करना है कि रमज़ान आ रहा है, आपने एक जस्ट एक नेचुरल प्रोसेस है, फास्टिंग होएगी, बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है, उसमें जब फास्ट करते हैं तो फास्टिंग की फिजियोलॉजी आपको पता है फास्टिंग में क्या होता है? जब वो फास्ट कर लेते हैं तो 42 आवर के बाद तकरीबन बॉडी में से लिवर जो है ना वो टेकअप कर लेता है। 42 आवर के बाद, 42 आवर इज़ अ लॉन्ग टाइम। आपको पता रमज़ान एवरेज हमारा कितना रमज़ान जाता है? 16 घंटे। 16 घंटे मैक्सिमम, ज़्यादा 18 घंटे, बहुत हो जाए तो 18 घंटे ही होना है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होना। तो इतना सारा टाइम है, इसमें बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होता है लिवर के अंदर और किडनी के अंदर नई ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, ग्लाइकोजेनोलिसिस हो रहा होता है, तो ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज प्रोवाइड कर होता है। तो फास्ट की फिजियोलॉजी ऐसी है, उसमें बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं जो ग्लूकोज बॉडी को फराहम करते रहते हैं। अनलेस जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर उस वक्त आपको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकती हैं। तो जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, जब 70 से भी शुगर नीचे चली जाए, जब 55 के करीब चली जाए, तो फिर एक शर्त जगह ऐसी है जहाँ पे रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है, ऐसे में मना कोई नहीं है। और इसी तरह ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाए 300 से ज़्यादा तो भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये जो फास्टिंग है इसके अंदर कोई आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है और ऐसा है कि वो आपकी बॉडी की रिकवर नहीं कर पाएगी चीज़ों को। बॉडी के अंदर बहुत रिजर्व होते हैं अनलेस आप ठीक हो। अगर आपको कोई लिवर फेलियर नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, तो आपकी बॉडी में सफिशिएंट स्टोर होता है ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर का जो अंदर से वो स्टोरेज फॉर्म होती है वो बाहर आ जाती है, तो आपको वो अपना रोज़ा आपका गुजार लेती है। तो ये जो पहले लोग थोड़ी सी पहलवानों वाली खुराक शुरू कर लेते हैं ना कि जी हमें थोड़ा तगड़ा करें, हमने रोज़े भी रखने हैं, ये एक मिस नॉमर है और ये एक मिथ है। मेरा नहीं ख्याल, पहले ज़माने मैंने कुछ लोगों ये भी देखा कि वो सहरी में
3-4 पराठे तो आराम से ही खा लेते हैं ना, कहते हैं नहीं जी सारा दिन गुजारना है। हालांकि हजम उन्होंने उतने टाइम में ही हो जाना है जितना टाइम रूटीन में होता है, अगर आप एक पराठा भी खाएं तो ऐसा नहीं है कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें लॉन्ग एक्टिंग असरात हों, यानी कि जैसे छिलके वाला फल खाएंगे तो उसका असर ज़्यादा देर तक रहेगा, स्लो अब्जॉर्प्शन होएगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो उनकी अब्जॉर्प्शन स्लो होएगी, वो देर पर असर होएगा उनका। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं ये 3-4 पराठे खा लूँगा तो उससे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा अच्छे मेंटेन रहेंगे दिन को, या मैं उसका मुकाबला कर लूँगा रोज़े का, तो ये बात कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अच्छा, इंसुलिन के बारे में जो एडजस्टमेंट का सवाल जो है अंकल ने किया है, चचा ने, और डेफिनेटली चची भी प्रोग्राम सुन रही हैं तो अब वो सुन रही हैं तो फिर सारी बातों पर अमल भी कराएंगी। थोड़े डॉक्टर साहब मूड ही खराब कर देते हैं हमारा। ये देखें ना, अब ये हालात है हमारे मर्दों के, इसीलिए एक्ट बनाने पड़ते हैं। अब इंसुलिन मैनेजमेंट की बात करने लगे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप टाइप 1 के रेफरेंस से भी बात कर लें और टाइप 2 के रेफरेंस से। 2 तरह के मरीज़ हैं, एक वो हैं इंसुलिन लेने वाले 2 तरह के मरीज़ हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 वो मरीज़ हैं जिनका एक लुकमा भी इंसुलिन के बगैर हजम नहीं होता। बिल्कुल, आप ये समझिए, यानी उन्होंने खाना भी ज़रूरी है और इंसुलिन भी लगानी ज़रूरी है। अगर वो शुगर लो रखते हैं, उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होता है और इंसुलिन नहीं लेते तो उनके अंदर फाजल मादे, उनको कीटोन्स कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन भी ज़रूरी और कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी। तो टाइप 1 के बारे में तो मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि टाइप 1 को 100 दफ़ा सोचना चाहिए और फिर रोज़ा रखना चाहिए कि मैं रख सकता हूँ या नहीं, या फिर वो उसके साथ अपना कीटोन्स लेवल वो सारा देख सकते हो तो फिर बात है, वो फिर मेहनत कर लें, अदरवाइज कोशिश करें कि वो उसका कफारा दे दें। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 के अंदर कुछ ना कुछ इंसुलिन सिक्रीशन अंदर से भी हो रही होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन फिनोमेना होता है। इनमें से कुछ अफराद ऐसे होंगे जो 24 आवर वाली एक दफ़ा वाली इंसुलिन लगा रहे होंगे। ऐसे मरीज़ों को कोई ख़ास तब्दीली की ज़रूरत नहीं पेश आती, उनकी मेडिकेशन में तरमीम होती है एक, और वो अपनी अगर ग्लार्जिन या इंसुलिन या लेडेटिमिर जो सुबह टाइम लगा रहे थे तो उसी को हम वो अफ्तारी के बाद ले आएंगे। क्योंकि ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं इनका खाने से इमीडिएट लिंक कोई नहीं होता, यानी आप इनको इस तरह नहीं कह सकते कि इनको खाने से 10 मिनट पहले लगाना है या आधा घंटा पहले, इनका एक फ़िक्स टाइम लगाना होता है 24 आवर में, तो इनको हम अपने अफ्तारी के बाद के कोई फ़िक्स टाइम पे उनको किया जा सकता है। अच्छा। तो वो उसको तो उस तरह से तरमीम कर लेंगे और अपनी मेडिकेशन में तब्दीली कर लेंगे। अब आ जाते हैं कुछ अफराद ऐसे होंगे जो ट्वाइस डेली मिक्सचर इंसुलिन लगा रहे होते हैं, मिक्स स्टार्ट 30, हिमोलिन 70-30, 20 यूनिट सुबह 10 यूनिट शाम, इस तरह से लगा रहे होंगे और वो खाने से 45 मिनट पहले या 30 मिनट पहले लगा रहे होते हैं। अब ऐसे अफराद को तब्दीली करने की ज़रूरत है। जो सुबह की डोज़ है, जो शाम की डोज़ वो लगाते हैं वो सुबह पे ले जाएंगे सहरी पे, और जो सुबह लगाते थे रूटीन में वो अफ्तारी पे ले आएंगे। अब अफ्तारी पे कैसे लगाएंगे? एक मिनी अफ्तारी होएगी, जैसे अफ्तारी उसमें आपने कल मैंने किसी डाइटिशियन से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर खजूर से ही रोज़ा खोलने पे लोग असरार करें तो उन्हें कहे कि एक खजूर के साथ 4 बादाम खा लें। अच्छा, उसका मैंने कहा क्या बेनिफिट होएगा? तो उन्होंने कहा जी उसका बेनिफिट ये होगा कि वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, खजूर की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बादाम। ठीक है ना? तो अगर बादाम मिक्स करके खजूर खा लेंगे तो उससे अफ्तारी उन्होंने मिनी अफ्तारी हो गई, और उन्होंने 1 कप दूध और उसके साथ कोई डाइट 7 अप या ऐसी चीज़ मिक्स करके ले ली, तो ये एक अफ्तारी होगी। अब उसके बाद अपनी वो प्रॉपर इंसुलिन लगाएं, आधा घंटा दें और अफ्तार डिनर कर लें। इन द मीन वाइल जो नमाज का पीरियड है वो गुजर जाएगा, नमाज पढ़ लेंगे और अफ्तार डिनर कर लेंगे। अफ्तार डिनर करने के बाद अपनी शुगर लेवल उसके 2 घंटे बाद चेक कर लें और अपनी डोज को उस हिसाब से एडजस्टमेंट करवा लें। एक ये जो पीरियड उनका अफ्तारी और सहरी के दरमियान होगा उसमें उन्हें कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अच्छा, यानी लिक्विड जो है 10 के करीब जो है 3000 ml, इतना एक उनका पानी जो है ना उनकी बॉडी में जाना चाहिए ताकि वो जो दिन को कमी हुई होती है वो पूरी हो जाए। सुबह की जो डोज है वो वही मैंने सर्च की कि जो शाम वाली डोज है वो सुबह सहरी में लग जाएगी। अच्छा, हाँ, और उसमें हम थोड़ी रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे
से पेशेंट या 20 यूनिट इंसुलिन के शाम को ले रहा था, तो अब सुबह के टाइम पे 20 की बजाय वो 12 या 10 लगा सकता है पहले। उसके साथ ही उसके दिन के शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। अब सर अब आप इसका अगर आप समरी बताएं तो फिर मुझे समझ आएगी कि अब समझ आ सर गई। समरी भी मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था जब आप इसकी मैनेजमेंट को बता रहे थे कि अब डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं और वो ज़ियाबीतस का शिकार भी हैं। तो ये जो आपने मैनेजमेंट बताई है वो इन सारे एज ग्रुप्स में यकसा होगा, एक जैसी होगी? जो मैंने मैनेजमेंट बताई है मैंने 2 हिस्सों में बताई है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 आमतौर पे लेस देन 20 होते हैं। 75% जो पेशेंट हैं वो टाइप 1 के, वो 20% से नीचे हैं, 20 ईयर्स से, सॉरी, वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो वो उन बच्चों पे तो वो अप्लाई हो गया रूल के वो ना रखे रोज़ा। टाइप 2 जो है वो 20 के अबव या 30 के अबव होंगे, तो वो जो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें से भी सारे इंसुलिन पे नहीं होंगे, कुछ इंसुलिन पे होंगे जिनकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन 10 साल 8 साल हो गई है और अब वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। लेकिन याद रखें कि इन सारे ग्रुप्स में जो इंसुलिन पे हैं हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस कम होती है, इनकी बॉडी थोड़ी यूज्ड हो गई होती, तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो अलार्म है वो ज़रा कम बजता है। तो इसलिए उनको अपने हाइपो का खुद ख्याल रखना, चेक भी करनी है ब्लड शुगर लेवल्स को। ब्लड शुगर लेवल चेक करने से मैंने लास्ट में जैसे बताया था रोज़ा टूटने के बाद। एक दूसरी बात अब मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है अगर आप इंसुलिन लगा के फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं अफ्तारी करनी है और उसके फौरी बाद अफ्तार डिनर करना है, तो रूटीन में जो इंसुलिन रेगुलर है उसको खाने से आधा घंटा पहले लगाते हैं। तो मरीज ऐसा कर सकता है कि अफ्तार से कुछ 15-20 मिनट पहले वो इंसुलिन लगा ले। अच्छा, उसका असर फौरी नहीं आएगा, वो उसी टाइम आएगा जब अफ्तारी कर चुका होगा पेशेंट। तो उस सूरत में फिर उसका जो अफ्तार डिनर है उसके फौरी बाद शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। तो इंसुलिन इंजेक्ट करना भी जायज़ है और ब्लड शुगर चेक करना भी जायज़ है। उसमें कोई ऐसी चीज़ आप नहीं ले रहे जो ब्लड शुगर जो आपके रोज़े को ख़राब करे। सर ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है स्पेशली हमारी सोसाइटी में कि जैसे ही इधर अजान हुई उसी वक्त उन्होंने इंसुलिन इंजेक्ट की और फिर उन्होंने साथ ही खाना खा लिया। तो उसका मैंने हल बताया ना कि पहले मिनी अफ्तारी करें और फिर अफ्तार डिनर कर लें। हमारे यहाँ ये कहते हैं मिनी अफ्तारी भी करनी है, एक समोसा भी खाना है, एक पकौड़ा भी खाना है, बल्कि 2 खाने, चचा मियाँ तो 3-4 ही खा लेते हैं। बल्कि खुशी बड़ी है कि रमज़ान आने वाला तो पकौड़े तो खाने को मिलेगी ना। अच्छा, तो वरना तो चची जो है वो नहीं ना पकौड़े रोजाना खिलाती, कुछ और ही खिलाती है, वो डाइट का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, इस उसके बाद जो है तो उसके बाद आप ये भी खाते हैं, साथ ही अफ्तार डिनर शुरू कर लेते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब शुगर 400 हो गई है तो आप ज़रा थोड़ा एमरजेंसी में आते हैं। लेकिन रोज़ा मैंने ज़रूर रखना है, ये भी बात। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो मेरा भी कंसर्न था और हमारे इनबॉक्स में हमारे व्यूअर ने भी हमसे क्वेश्चन किया, स्पेशली प्रेगनेंसी को लेके। जैसे आपने पहले बताया कि प्रेगनेंसी में इट्स बेटर कि आप रोज़ा छोड़ दें, लेकिन फिर भी कुछ औरतें वो रोज़ा रखने की तरफ जाती हैं, जबकि मैक्सिमम परसेंटेज उन औरतों की है जो अपनी हेल्थ को या अपने बच्चे की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ा छोड़ देती हैं। लेकिन आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो डायबिटिक भी हैं और फिर भी वो रोज़ा रखने की तरफ जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द गिल्ट? अगर आप इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो कि इंग्लैंड की है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अगर आप पहले चंद लाइनें पढ़ें तो उसमें उन्होंने कुरान मजीद की आयत का हवाला दिया है कि अगर जो है आपके लिए ईज़ रखी गई है तो उस ईज़ को आप अवेल कर सकते हैं और ये काम जो आप बाद में कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में ये बात फिट होती है। मैं सोच रहा था कि टाइप 1 पे तो ये फिट इसलिए नहीं हो सकती, भी टाइप 1 तो टाइप 1 ही रहना ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे कहेंगे 1 महीना रोज़ा ना रखो, जब ज़रा बेहतर हो जाओगे तो रोज़े रख लो, यानी कफ़ारा बाद में अदा कर दो रोज़े की सूरत में, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसका मतलब बाद में बहरहाल कफ़ारा अदा किया जा सकता है, यानी वही रोज़े उनके बदले नफली रोज़े बाद में रखे जा सकते हैं। एक दूसरा जो और कई और तरीके इस्लाम में बताए गए हैं वो भी किए जा सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में आपके साथ एक और जो इंसानी जान है वो बसता है, तो आप किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ले नहीं सकते, ना ही हाइपो की कॉम्प्लिकेशन और ना ही हाइपर की कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वज़ीद हो तो मेरे ख्याल को ऐसी कैटेगरी
पेशेंट्स की जो आजकल मेटफॉर्मिन नामी जो ग्लूकोफेज जो दवाई है वो भी इस्तेमाल हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर। पहले सिर्फ इंसुलिन इस्तेमाल करते थे, अब हम ग्लूकोफेज को भी इस्तेमाल कर लेते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी हमला ख़वातीन जो डाइट कंट्रोल्ड है या वो ग्लूकोफेज के ऊपर हैं, उनको किसी हद तक बहुत प्रिकॉशंस के साथ मैं ये कह रहा हूँ छूट दी जा सकती है, या वो छूट ले सकती हैं बगैर फिर फिजिशियन को इन्वॉल्व किए, यही हो सकता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको रोज़े के अगेंस्ट ही काउंसलिंग की जाए। ठीक सर, क्योंकि हम अब हमारा टाइम जो है वो बहुत ही कंस्ट्रेंड है और बहुत ही लिमिटेड है, तो यहाँ पे मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। लेकिन मेरे जो इतने सवालात हैं वो उनका जवाब कौन देगा? आप जल्दी से कोई एक सवाल डॉक्टर साहब से एक पूछ सकते सवाल आप हैं। मेरे से कर ले, एक घर में जाके कर लीजिएगा। नहीं, घर पे नहीं कर सकता मैं, फिर ऐसा करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में ही कर लूँगा, इकट्ठे सवाल कर लूँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी प्री रमज़ान डायबिटीज़ एजुकेशन के ऊपर बेस होगा, बिकॉज देयर आर स्टिल सर्टेन डिटेल्स या सर्टेन कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्कुल हम डाइट के ऊपर हम बात करेंगे, और मे भी हमारे पास एक एक्सपर्ट भी मौजूद होंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, देखना मत भूलिएगा। इससे जाने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर जावेद इकबाल का, जो हमेशा की तरह हमें ज्वाइन करते हैं और अपनी वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच चचा मियाँ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया फॉर द प्रोग्राम। और अगर आपने हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया, हिट द लाइक बटन, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करें और आपको प्रॉपरली उस पर एजुकेट भी करें। टिल देन टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रिपेयर वेल फॉर योर रमज़ान, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।